अच्छा 9th ऑफ सॉरी 9th ऑफ नवंबर का जो द हिंदू का एडिटोरियल है, आज बात कर रहा है वो रिव्यूइंग फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम का रिव्यू करना। और उन्होंने कहा है स्टेप्स टू एंड मैलिशियस रिव्यू। स्टेप्स का मतलब यानी कि कदम होने चाहिए एंड करने के लिए किसको, मैलिशियस का मतलब दुर्भावना से भरा हुआ। मैंने एक अभी वीडियो भी डाली थी, जब रूट वर्ड की डाली थी, तो मैं इसमें MAL के बारे में बताया था। इस मैल का मतलब होता है खराब, बुरा, कोई दुर्भावना से भरी हुई चीज। तो मैलिशियस का मतलब दुर्भावना से भरा हुआ। रिव्यू का मतलब जो एक हम, जैसे आपने देखा होगा मूवी वगैरह का रिव्यू आता है, यानी कि जिस पे लोग अपने विचार रखते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, शुड नॉट लीड। तो वो कहते हैं कि एंड करने के लिए किसको, मैलिशियस रिव्यू को, वो लीड नहीं करना चाहिए किधर को, टू कर्व, कि हम कर्व कर दें, यानी कि लगाम लगा दें ऑन फिल्म क्रिटिसिज्म, फिल्म की आलोचना पे। अब इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैटर क्या है। फिल्म में देखा होगा आपने, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो किसी मूवी के रिलीज होते ही क्या करेंगे कि ये मूवी बेकार है, ये ऐसा है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, या ये अच्छा है कि आप इसे देखेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे। और अगर उसके बहुत सारे फॉलोवर हैं तो उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो मूवी देखने ही नहीं जाएंगे। तो इससे जिसने इतनी मेहनत से वो मूवी बनाई थे, तो उसको तो बेचारा बर्बादी के कगार पे हो जाएगा अगर उसकी इस तरह की बात होगी। अब हो सकता है कि वो जो रिव्यूअर है वो किसी दुर्भावना से भर के उसको इस तरह का रिव्यू डाल रहा हो। और एक और चीज़ सामने आने लगी है कि कुछ लोग पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए भी इस तरह की चीज़ें करने लगे हैं। तो वो सोचते हैं कि डायरेक्टर इस तरह से हमारे रिव्यू से से बचने के लिए क्या करेगा, कुछ पैसे दे देगा। तो इसके लिए क्या किया है, एक डायरेक्टर साहब थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं। और उन्होंने उस और सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ का संज्ञान लिया है, उसका एक नोटिस लिया है। तो उसी को लेके आज उन्होंने क्या किया है, कुछ अपने विचार रखने की कोशिश की है एडिटर साहब ने। सीरियस मुद्दा है, क्योंकि नेट पे किस तरह से लोग फ़ायदा उठाने लगे हैं, आपकी भावनाओं से भी कैसे खेलने लगे हैं, अपने फ़ायदे के लिए आपको उल्टा-सीधा रिव्यू देते हैं वो। आप देखो किसी कार का रिव्यू देना है, तो बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएँगे आपको कि इस कार में ये चीज़ है, ये नहीं है, ये देते तो, और इससे अच्छा आप ये वाली कार ले लें। तो ये सब पैसे का खेल हो चुका है आज की तारीख में। तो यहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से मैलिशियस जो रिव्यू है, यानी कि कोई यूट्यूबर दुर्भावना से भर के क्या कर रहा है, किसी मूवी का रिव्यू दे रहा है उसके अगेंस्ट, तो मूवी पिट जाएगी उसकी। तो उसकी शरण में वो गए हैं कोर्ट की। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ने एक ध्यान रखा है कि अगर हम कोई स्टेप लेते हैं उस मैलिशियस रिव्यू को एंड करने के लिए, तो उसे लीड नहीं करना चाहिए कि हम कर्व करते हैं, लगाम लगाते हैं फिल्म के क्रिटिसिज्म में। अब ये क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। अब ये आलोचना एक स्वस्थ शब्द है। ये पुराने टाइम से रहा है, जब से लिटरेचर की शुरुआत रही है, तो उसके आलोचक भी रहे हैं। जैसे अगर विलियम वर्ड्सवर्थ या शेक्सपियर या जॉन मिल्टन, इस जॉन गाल्सवर्दी, अगर इस तरह के लेखकों ने बड़े-बड़े उपन्यास लिखे हैं, तो उन्हें उसके लिए क्रिटिसिज़्म का भी सामना करना पड़ा है। जैसे उनकी बुक को पढ़ने के बाद कोई आलोचक कहता है कि भई उन्होंने ये चीज़ तो कॉपी की हुई लगती है, या ये उसके समाज के अनुकूल नहीं है, या उन्होंने ये अपनी पार्टी के लिए कोई प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की है। तो इस तरह की आलोचना उनकी की जाती थी, पर वो एक स्वस्थ आलोचना होती थी और वो हेल्दी भी है, क्योंकि वो चीज़ों को सोचने का और सही-गलत का रिव्यू करने का मौका देती है। पर वो ईमानदारी भरी आलोचना होती थी। उसका मतलब ये नहीं होता था कि झूठ बोल के या झूठी आलोचना कर दी जाए और उससे कोई पैसा लिया जाए या इस तरह की चीज़ों में उसे डाला जाए। लेकिन आजकल इस तरह का ट्रेंड चल पड़ा है। तो इसी को लेके एडिटर साहब ने अपने आज कुछ विचार रखे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं पैसेज में सीधे। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो क्या करते हैं। द ऑनगोइंग केस, जो फिलहाल चल रहा है केस बिफोर द केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट के सामने चल रहा है। ऑन रेस्ट्रिक्टिंग, किसके ऊपर चल रहा है? देखो, एक वर्ड को यूनिट के रूप में पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे उन्होंने प्रीपोजिशन लगाई है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऑनगोइंग केस बिफोर द केरला हाई कोर्ट। यानी कि जो केरला हाई कोर्ट के सामने ऑनगोइंग केस है, जो चल रहा है, और मैं ऑन के बाद लगा देता हूँ एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब है एक्स वाई जेड के ऊपर एक केस चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑन के बाद जो भी आपके सामने लिखा है वो आपको एक पूरी यूनिट के रूप में देखना है, यानी कि उस सारी की सारी चीज को ये एक्स वाई जेड की तरह से ट्रीट करना है कि वो हाई कोर्ट में केस चल रहा है एक्स वाई जेड के ऊपर। वो एक्स वाई जेड क्या है, उसे देख लेते हैं। वो एक्स वाई जेड है रेस्ट्रिक्टिंग, रेस्ट्रिक्ट करना किसको, नेगेटिव रिव्यू को, नकारात्मक रिव्यू को ऑफ फिल्म, फिल्म के ऊपर
इन द फर्स्ट फ्यू डेज, पहले ही कुछ दिनों में, ऑफ देयर रिलीज, यानी कि उसकी रिलीज के पहले कुछ दिनों के ऊपर ही। समझ गए एक्स वाई जेड क्या है? तो एक्स वाई जेड है रेस्ट्रिक्टिंग नेगेटिव रिमार्क, यानी कि मूवी आज रिलीज हुई और आज ही जो उनके वो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उसके बारे में अनशंट बातें करना शुरू कर दिया। अब यूट्यूब पे लोगों ने देखा और वो मूवी देखने गई ही नहीं। हो सकता है कितनी अच्छी मूवी हो सकती थी, एक नेक इरादे से बनाई गई मूवी हो सकती थी, लेकिन यूट्यूबर्स क्या करते हैं उसको वो धड़ाम नीचे डाल देते हैं और उसके पीछे उनकी कोई दुर्भावना भी छिपी हो सकती है। तो पब्लिक की फीलिंग से खेला जा रहा है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को आपको खैर वो तो बात वो जाने, हमें तो इंग्लिश का सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने से मतलब है। तो इसका मतलब है कि ऑन गोइंग केस है बिफोर केरला के ऑन एक्स वाई जेड के ऊपर। वो एक्स वाई जेड क्या है कि पिक्चर की रिलीज के पहले ही कुछ दिनों के अंदर नेगेटिव रिव्यू को रोकना, उसके लिए केस चल रहा है। तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने वो बात उठाई है कि अगर हम नेगेटिव रिव्यू को रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा फैसला उसकी तरफ ना चला जाए कि हम उसकी फ़िल्म की आलोचना को ही बंद कर दें। और वो आलोचना हमेशा क्या होती है, वो जिसे बोलते हैं वो स्वस्थ होता है, उसका क्रिटिक होते हैं। और कुछ तो बड़े-बड़े हिंदी की लिटरेचर में क्रिटिक हुए हैं, जिनका नाम ही आलोचक होने के नाते स्वर्णाक्षरों में अंकित है। और एक फ़ेमस नाम है डॉक्टर जॉनसन, और उनको लिटरेरी हैंगमैन कहा जाता है, साहित्यिक जल्लाद, क्योंकि वो बहुत ही कठोर आलोचना करते थे, जो कोई किसी चीज़ को लिखते थे। और बहुत सारे तो राइटर चाहते थे कि एक बार डॉक्टर जॉनसन उनकी किसी चीज़ का क्रिटिक लिख दें और वो छा जाएँ। तो वो स्वस्थ एटमॉस्फेयर होता था, तो उसी की बात की है। तो देखो, अब उन्होंने क्या कहा है, अब देखो तो यहाँ पे क्या है, अब ये सब्जेक्ट यहाँ से आगे जुड़ेगा कि जो ऑनगोइंग केस है बिफोर केरला हाई कोर्ट के सामने जो इस चीज़ के ऊपर चल रहा है, वो केस कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि वो रचना करता है किसकी? एन इंटरेस्टिंग एज़ वेल एज़ चैलेंजिंग, यानी कि एक दिलचस्प भी है, एज़ वेल एज़ चैलेंजिंग भी है, चुनौतीपूर्ण भी है, फ्री स्पीच इश्यू। तो इसका मतलब क्या है? देखो, ये जो केस है, अब आपका मेन सेंटेंस ये है कि जो केस है, ये केस कॉन्स्टिट्यूट करता है, रचना करता है किसकी? एक इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और साथ ही साथ चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण फ्री स्पीच इशू। यानी कि ये जो केस है कलकत्ता हाई कोर्ट में जो चल रहा है, वो एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्पीच के इश्यू की रचना करता है। और बाकी सारे जो बीच में है, ये केस के बारे में बना हुआ है। कौन सा केस? जो केरला हाई कोर्ट में चल रहा है, फिल्म की रिलीज के पहले कुछ ही दिनों में नेगेटिव रिव्यू को रोकने के लिए। तो इस तरह से बहुत बड़ा सेंटेंस होने के बावजूद भी आपको उसके अंदर क्या करना होता है, वही एक छोटा सा सेंटेंस छिपा मिलेगा आपको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना? तो ये देखो, मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको पूरा सेंटेंस। आप ऐसे इसको ऐसे समझने के चलें कि जो केस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, केस क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट करता है। किसको कॉन्स्टिट्यूट करता है? एक दिलचस्प, साथ ही साथ चुनौतीपूर्ण फ्री स्पीच इश्यू को। यानी कि केस कॉन्स्टिट्यूट करता है दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण स्पीच इश्यू। फिर बीच में क्या है? केस। कौन सा केस? केरला हाई कोर्ट के सामने। किसके ऊपर? इस पूरी चीज के ऊपर, ठीक है ना? तो ऐसे आपको पॉइंट वही 2-3 मिलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बाकी चीजों को कनेक्ट करना होता है। आगे चलते हैं। द कोर्ट हैज टेकन, अब यहाँ पे हैज टेकन लगा है, ये हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट टेंस। कोर्ट ले चुका है, क्या? कोर्ट हैज टेकन ऑन द टास्क, यानी कि कोर्ट ने टास्क लिया है, यानी कि एक लक्ष्य लिया है अपने सामने। कहीं का लक्ष्य है वो? डिस्टिंग्विश करने का। यहाँ पे प्रीपोजिशन लगी है ऑफ, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन ही आता है, और उसकी जगह अगर वर्ब लगेगी तो उसे आईएनजी लगा के नाउन बनाना पड़ेगा। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करती है तो ग्रामर की भाषा में उसे जीरंड कहा जाता है। जीरंड बोले तो कैरिंग एक्शन, ग्रीक वर्ड है जो जीरंड बोलते हैं हम, क्योंकि उसमें जो आप वर्ब को नाउन बना रहे हैं वो नाउन तो बन गया, बट वो अपने साथ एक्शन को भी कैरी कर रहा होता है। जैसे कोर्ट ने अपने सामने टास्क लिया है किसका? डिस्टिंग्विश करने का, अलग करने का। किसको अलग करने का? जेन्युइन फिल्म क्रिटिसिज्म, एक जो ओरिजिनल फिल्म की आलोचना होती है उसको अलग करने का। कहीं से? फ्रॉम अटेम्प्ट्स, जो प्रयास हैं टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद करने के, ए मूवीज प्रोस्पेक्ट, एक मूवी की संभावनाओं को, और कहीं की संभावनाएं ऑफ सक्सेस, ठीक है ना? तो कोर्ट ने अपने सामने यहाँ पे टास्क लिया है कहीं का डिस्टिंग्विश करने का। किसको डिस्टिंग्विश करने का? जेन्युइन क्रिटिसिज्म को। किससे?
प्रयासों से अलग करने का, कहीं के प्रयास डिस्ट्रॉय करने के, किसको डिस्ट्रॉय करने के, मूवीज प्रोस्पेक्ट, मूवीज के प्रोस्पेक्ट, संभावनाओं को, कहीं की संभावनाओं को, ऑफ सक्सेस, सक्सेस की, किसके थ्रू, थ्रू मेलिशियस, दुर्भावना से भरा हुआ कमेंट, वो जो टिप्पणी करते हैं, और बाय थ्रेटनिंग या धमकी देकर, किसको, किसकी धमकी देकर, टू पोस्ट नेगेटिव रिव्यू, नेगेटिव रिव्यू पोस्ट करने की धमकी देकर, विद ए व्यू टू, इरादे के साथ, कहीं के इरादे के साथ, एक्सटॉर्टिंग मनी, पैसा ऐंठने के, ठीक है ना। तो देखो मैं हर चीज को आपसे जोड़ता चला गया, और आपको इंग्लिश पढ़ते हुए ऐसे ही अगली चीज को कनेक्ट करना चाहिए पहले वाली चीज से, ठीक। फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो, कोर्ट हैज टेकन ऑन, कोर्ट ने ले लिया है एक लक्ष्य, कहीं का अलग करने का, किसको अलग करने का, तो पहली चीज वो जिसको अलग करना है, किसको अलग करना है, जेन्युइन फिल्म क्रिटिसिज्म को, दूसरे सामने वो जिससे अलग करना है, किससे अलग करना है, अटेम्प्ट से, कहीं के प्रयास, मूवी के प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के प्रयास, और कहीं के प्रोस्पेक्ट सक्सेस के, कहीं के थ्रू, किस जरिए से करना है वो काम उन्हें, मेलिशियस कमेंट के थ्रू या थ्रेटनिंग के थ्रू, डराकर किसको, कि वो पोस्ट कर देंगे नेगेटिव रिव्यू को, इस इरादे से कि उस तरह से वो कुछ मनी को एक्सटॉर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप बड़े-बड़े सेंटेंस को संभालें और फिर उसे देखने की कोशिश करें। इट अपीयर्स, ऐसा महसूस होता है, दैट द कोर्ट इज अवेयर, कि कोर्ट अवेयर है, कोर्ट को पता है, जागरूक है, ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ एनी मूव, इम्प्लीकेशंस का मतलब जो परिणाम होंगे आगे किसके, किसी भी मूव के, किसी भी कदम के जो कोर्ट उठाएगा, कहे के लिए उठाएगा, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, रोकने के लिए, और कर्ब या लगाम लगाने के लिए, किसको, डिस्पैरेजिंग रिव्यू, जो किसी को अपमान करने वाले रिव्यू हैं, किसी को नीचा दिखाने वाले रिव्यू हैं, उसकी जो प्रसिद्धि है उसे घटाने वाले हैं, तो डिस्पैरेजिंग रिव्यू को, फॉर फ्री स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसा लगता है कि कोर्ट जागरूक है कि परिणाम के बारे में, कि कोई भी अगर हमने कदम उठाया किसको रेस्ट्रिक्ट करने का या कर्ब करने का, डिस्पैरेजिंग रिव्यू यानी कि उसको खराब करने वाले रिव्यू को अगर हमने रोकने के लिए कोई कदम उठाया, तो किसके लिए, फ्री स्पीच के लिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, उसके एक्सप्रेशंस, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसके बारे में लगता है कोर्ट जागरूक है, कोर्ट को पता है, कोर्ट सावधान है। बट इट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन ये देखना बाकी रह जाता है, इट रिमेन्स, ये बाकी रह जाता है, टू बी सीन, देखा जाना। क्योंकि टू बी सीन क्यों कहा है? क्योंकि आपने कहा है इस चीज़ को, तो ये चीज़ नहीं देखेगी, ये चीज़ देखी जाएगी, तो पैसिव कंस्ट्रक्शन है, इसलिए बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये देखना बाकी रह जाता है। अब अगर मैं अलग-अलग वर्ड को बताऊँ तो इट रिमेन्स, ये बाकी रह जाता है, टू बी होना, सीन देखा हुआ, तो देखा हुआ होना मतलब यानी कि देखा जाना बाकी रह जाता है, कि हाउ इट विल बी एबल, कि कैसे ये सफल रहेगी, इट कौन, सुप्रीम कोर्ट, कि कैसे एबल होगी वो, टू बैलेंस, एक संतुलन बनाने में, किसके बीच में, द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ फिल्म मेकर्स, फिल्म मेकर्स का जो कमर्शियल इंटरेस्ट है, फिल्म मेकर क्यों फिल्म बनाएगा, उसे कुछ पैसा चाहिए होगा अपना घर चलाने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए वो काम करता है, फिल्म बनाता है, उसका काम है। तो कैसे बैलेंस करेगी सुप्रीम कोर्ट जो कमर्शियल इंटरेस्ट है फिल्म मेकर का, एंड द फ्रीडम ऑफ रिव्यूअर्स, और रिव्यूअर्स की फ्रीडम, रिव्यूअर्स की भी फ्रीडम है कि हमें बताने का, हमें बात करने का हक है, और फ्रीडम के, और जो फिल्म मेकर्स हैं उनके कमर्शियल इंटरेस्ट है, क्योंकि वो नेगेटिव रिव्यू देखेंगे, फिल्म पिटेगी तो वो बर्बाद होने जा रहा है। तो ये देखना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे हैंडल करती है। फिल्म डायरेक्टर मुबीन रऊफ हैड अप्रोच, फिल्म डायरेक्टर मुबीन रऊफ ने क्या किया था, अप्रोच किया था, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट की बात करता है, किसके सामने पहुंचे थे वो, कोर्ट के, कहे के लिए पहुंचे थे, डायरेक्शन के लिए, कोर्ट निर्देश दे, किसको, टू द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, कि वो निर्देश दे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, जिसे हम बोलते हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय, एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, और स्टेट के आईटी डिपार्टमेंट में पहुंचे थे वो, अमंग अदर्स, दूसरों के साथ, दूसरों के बीच, कहीं के लिए, टू एंश्योर करने के लिए, कि एंश्योर करें द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, के सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको एंश्योर करें, एंड फिल्म रिव्यूइंग व्लॉगर्स, और जो फिल्म के रिव्यू करने वाले व्लॉगर्स हैं उनको वो डायरेक्ट करे, डू नॉट पब्लिश, कि वो पब्लिश ना करें एनी रिव्यूज ऑफ हिज फिल्म, उसकी फिल्म का कोई भी रिव्यू, जिसका नाम है, अब ये साउथ का नाम है, मैं शायद ठीक से प्रोनाउंस ना कर पाऊं, एरोमेलिंटे अध्याये प्रणाम। तो इन सोशल मीडिया, की सोशल मीडिया में उसके बारे में कोई रिव्यू वो पब्लिश ना करें, फॉर एटलीस्ट 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिलीज,
कम से कम रिलीज के 7वें दिन तक तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो ये पहुंचे थे उनको सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो अपने इन 2 डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करें कि वो पिक्चर के उसमें कोई इस तरह की वो ना करे, मतलब रिव्यू ना दे। रिमार्क्स एंड ऑब्जर्वेशंस मेड सो फार इन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स। तो अब तक जो रिमार्क्स हैं, जो टिप्पणियाँ हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि जो चीज़ें देखी गई हैं, मेड सो फार जो अब तक की गई हैं। तो देखो रिमार्क्स एंड ऑब्जर्वेशंस जो टिप्पणियाँ हैं, जो अब तक ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, मेड सो फार जो अब तक हुए हैं, इन इंटरलोक्यूशन ऑर्डर्स जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के इंटरलोक्यूटरी का मतलब होता है जो बीच में चला है, जैसे ये डेट है, उसके बीच में जो चला है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो ये जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स हैं, इनके बीच में जो ऑब्जर्वेशन और हुए हैं, सजेस्ट वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं दैट द कोर्ट्स फोकस इज मेनली कि कोर्ट का जो फोकस है मेनली किस चीज पर है? ऑन दोज उनके ऊपर है, उन रिव्यूअर के ऊपर है हु आइदर पोस्ट एनोनिमसली, या तो वो एनोनिमसली पोस्ट करते हैं। एनोनिमसली का मतलब होता है बेनाम, बिना नाम का, यानी कि नाम वगैरह बस डालते नहीं अपना वो पोस्ट कर देते हैं। और व्लॉगर्स, या वो व्लॉगर्स हैं विद अननोन क्रेडेंशियल्स, जिनके क्रेडेंशियल्स अननोन हैं, जिनका पता नहीं किस नाम से क्या कर रहे हैं वो। हु ट्रैश फिल्म, जो फिल्म को ट्रैश करते हैं, खराब करने की कोशिश करते हैं विद इन आवर्स, घंटों के अंदर ही ऑफ रिलीज। तो ऐसा लगता है कि कोर्ट का फोकस उनकी तरफ है जो अननोन है, ऐसे ही रिव्यू डाल देते हैं विद अपरेंटली मेलिशियस इंटरेस्ट, और स्पष्ट रूप से उनका दुर्भावना से भरा हुआ इरादा होता है। एंड डू नॉट थ्रेटन द फ्रीडम ऑफ फिल्म रिव्यूअर, और वो जो है फिल्म रिव्यूअर की फ्रीडम को थ्रेटन नहीं करते हैं। यानी कि कोर्ट अगर ऐसे रिव्यूअर्स के ऊपर बैन लगाती है तो वो फ्रीडम को बैन नहीं करता है। विद एक्नोलॉज एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, के ऐसे रिव्यूअर्स जिनके पास एक्नोलॉज एक्सपर्टाइज हो और एक्सपीरियंस हो, तो उनकी फ्रीडम को वो खराब नहीं करता है। तो यानी कि कोर्ट का ध्यान उन अननोन लोगों की तरफ है जो ऐसी बेनाम या अपने गलत क्रेडेंशियल्स के जरिए इस काम को करते हैं। तो कोर्ट का ये मानना है कि अगर हम ऐसे रिव्यूज को बैन करते हैं तो उससे बाकी जो एक्सपर्ट रिव्यूअर्स हैं, जो एक जाने माने और प्रतिष्ठित नाम है, उनकी जो एक्सप्रेशन की आजादी है उसको वो अटैक नहीं होगा। अब यहाँ पे पढ़ते हैं इन एन ऑर्डर ऑन अक्टूबर 25 जस्टिस दीवान रामचंद्रन डायरेक्टेड, यानी कि इस ऑर्डर में दीवान रामचंद्रन ने डायरेक्ट किया था, निर्देश दिया था दैट ए क्लोज वॉच ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शैल बी मेंटेन, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक नजदीकी से नजर रखी जाए टू एंश्योर दैट एनोनिमस मेलाफाइडी, मेलाफाइडी का मतलब दुर्भावना से बना हुआ, एनोनिमस का मतलब बिना नाम का कंटेंट, यानी कि बिना नाम का और जो दुर्भावना से भरा हुआ कंटेंट रखा जाए, दिया गया है सोशल मीडिया पे, उस पे क्लोज वॉच रखी जाए और इज नॉट अलाउड टू सर्कुलेट, और उसे सर्कुलेट किया जाना अलाउड ना किया जाए। एंड नेसेसरी एक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द आईटी एक्ट, और आईटी एक्ट के अंडर जो प्रोविजन है उनके अंडर नेसेसरी एक्शन भी लिए जाएं। और आईटी एक्ट को उन्होंने डिस्क्राइब किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो वो क्या कहते हैं? नेसेसरी एक्शन शैल बी टेकन, और नेसेसरी एक्शन लिए जाएंगे एंड इम्प्लीमेंटेड स्क्रूपुलसली विदाउट डिले, और बिना किसी देरी के स्क्रूपुलसली, यानी कि स्क्रूपुलसली का मतलब सोच समझकर ध्यान देते हुए सबके हित का बिना डिले उस काम को करना चाहिए। इंटरेस्टिंगली, लेकिन दिलचस्प बात है कि द ऑर्डर आल्सो नोट्स, ये ऑर्डर ये भी नोट करते हैं कि अपरेंटली, स्पष्ट रूप से, ड्यू टू द वेरी पेंडेंसी ऑफ दिस प्रोसेस प्रोसीडिंग्स, यानी कि इस प्रोसीडिंग्स की पेंडेंसी के कारण, यानी कि ये जो प्रोसीजर लंबित रहा, यानी कि बीच में रुका रहा, तो द फिल्म मेड बाय द पिटिशनर, तो इसी बीच क्या हुआ, जो पिटिशनर के द्वारा बनाई गई फिल्म थी हैड ए गुड रन, वो बहुत अच्छी चली एट द बॉक्स ऑफिस पर। क्यों अच्छी चली? क्योंकि इट वाज स्पेयर्ड, क्योंकि इसे छोड़ दिया गया था रिव्यू बॉम्बिंग के द्वारा। रिव्यू बॉम्बिंग का मतलब होता है वही बहुत ज्यादा जो रिव्यू की बारिश की जाती है और उल्टी-सीधी बातें कही जाती हैं, और उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया भी है कि रिव्यू बॉम्बिंग क्या होता है? द टर्म एक ऐसा शब्द है दैट हैज़ गेन्ड करेंसी, जो आजकल जिसने करेंसी गेन कर ली है, यानी कि आजकल काफ़ी चल पड़ा है फॉर द फिनोमिनन ऑफ, कहें कि फिनोमिनन के लिए डेलिब्रेट स्पॉइलिंग, जानबूझकर बर्बाद किया जाना ऑफ ए फिल्म प्रोस्पेक्ट। तो जब रिव्यूअर ऐसा रिव्यू डालता है कि वो जानबूझ के फ़िल्म की संभावनाओं को खराब करना चाहता है, उसके भविष्य को बिगाड़ना चाहता है, तो उसे हम रिव्यू बॉम्बिंग बोलते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारी केंद्र सरकार है, इज़ एक्सपेक्टेड, उससे उम्मीद की जाती है, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है, इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट होती है एक्सपेक्टेड, यानी कि उससे
उम्मीद की जाती है कि टू फाइल इट्स रिस्पॉन्स, कि वो अपनी प्रतिक्रिया को फाइल करे कोर्ट के सामने सून जल्दी ही। बट ए वर्ड ऑफ क्वेश्चन विल बी इन ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर में एक सावधानी का शब्द भी होना चाहिए। क्या? कि द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन इन इट्स लेटेस्ट ऑर्डर, कि अपना जो हाल फिलहाल ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका जो ऑब्जर्वेशन है, दैट द फ्रीडम ऑफ दोज, कि उन लोगों की आजादी जो इन्वॉल्व है इन फिल्म मेकिंग में, ए फिल्म शुड नॉट बी सेक्रीफाइस्ड। तो उसमें क्या होता है, फिल्म की कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए एट द आल्ट ऑफ अनब्राइडल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ़िल्म की कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। अल्टार का मतलब जहाँ पे वो धार्मिक प्रक्रिया की जाती है। जैसा हमने कहा था, ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ ऑन द अल्टार ऑफ लव, यानी कि प्रेम की वेदी पर उसने क्या कर दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी। तो किसके ऊपर वो सैक्रिफाइस नहीं किया जाना चाहिए? अनब्राइडल्ड, खुला, निरंकुश, जिसे बाँधा नहीं गया है। ब्राइडल वगैरह होते हैं ना, जो घोड़े को ऊपर लगाए जाते हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए उसकी लगाम वगैरह। तो ये जो बेलगाम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसकी आज़ादी के लिए हम फ़िल्म की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, उनके भी हित जुड़े हैं। तो क्या हुआ, तो ऑफ दोज़, वो लोग एक्टिंग अंडर द इम्प्रेशन, जो उस इम्प्रेशन के अंडर काम कर रहे हैं, दैट दे आर नॉट गवर्न्ड बाय एनी पैरामीटर्स, कि किसी भी पैरामीटर्स पे उन्हें गवर्न ही नहीं किया जा सकता है। यानी कि उन रिव्यूअर्स की बात कर रहे हैं, जो बेलगाम होके धड़ल्ले से पिक्चर के बारे में अनशन बात कर रहे हैं। और रेगुलेशंस शुड नॉट लीड, और जो रेगुलेशंस हैं, शुड नॉट लीड, उन्हें लीड नहीं करना चाहिए टू ए वर्डिक्ट, कि हम कोई निर्णय दें, आइदर कर्बिंग द फ्रीडम ऑफ क्रिटिकली एनालाइज ए फिल्म, कि हम उसमें कर्म कर दे फ्रीडम को, क्रिटिकली एनालाइज एक फिल्म को, कि जिसमें क्रिटिकली फिल्म को एनालाइज किया जाता है, यानी कि विश्लेषण किया जाता है उसकी अच्छाई बुराई के साथ। और एन अटेम्प्ट, या कोई प्रयास जो होगा हमारा, टू रेस्ट्रिक्ट द आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर हम कोई ऐसा प्रयास करें जिसमें हम क्रिटिसिज्म की कला को ही रेस्ट्रिक्ट कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो ओरिजिनल जेन्युइन क्रिटिसिज्म है वो होना चाहिए, वो सबका अधिकार है। आफ्टर ऑल, मेकिंग एंड रिव्यूइंग ए फिल्म, फिल्म को बनाना भी और उसका रिव्यू करना भी, आर बोथ टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम राइट ऑफ फ्रीडम, फ्री स्पीच। वो फ्री स्पीच के ही दो एस्पेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि अगर राइटर किसी मुद्दे को लेके एक फिल्म बना रहा है, तो वो भी तो उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हुआ। तो एक रिव्यूअर फिर उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कैसे खा जाना चाहता है अपनी रिव्यू बॉम्बिंग से? तो बहुत अच्छा मुद्दा भी है, सोचने की जरूरत है समाज में इसकी। और थोड़ा-सा हमें आगाह भी करता है कि आँख बंद करके विश्वास ना किया जाए सोशल मीडिया के ऊपर, थोड़ा-सा अपना भी विवेक यूज़ किया जाए। तो कल फिर मिलते हैं नए एडिटोरियल के साथ। आज का आपका ये जो मैटर था, ये मैंने आपके सामने रखा। कीजिए एन्जॉय अपने टाइम को।